बहुत बड़ी घटना है। दिल्ली में एक और मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो गए हैं। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया और अब खबरें आ रही कि दिल्ली में जेल में रहकर दिल्ली की सरकार चलाएंगे केजरीवाल। बिल्कुल चलाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि ऐसा कोई संविधान में प्रोविजन नहीं है कि विचाराधीन कैदी सरकार नहीं चला सकता या कोई मुख्यमंत्री। 2014 के बाद इस देश में कई नई परंपराएं शुरू हुई है, नई चीजें शुरू हुई है। ये एक नई चीज होगी कि दिल्ली की कैबिनेट तिहाड़ में मिला करेगी और तिहाड़ में दिल्ली की कैबिनेट से जाएगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फिर सवाल यही है, सवाल इससे बड़ा है, केजरीवाल का गुनाह क्या है? केजरीवाल ने रिश्वत ली। यदि केजरीवाल ने रिश्वत ली होगी तो केजरीवाल को जेल जाना चाहिए, ये मैं भी कहता हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी कोई भ्रष्टाचार में टॉलरेंस नहीं। केजरीवाल ने रिश्वत क्या ली? केजरीवाल ने अपने पार्टी के लिए चंदा लिया, चेक से चंदा लिया। इस चंदे का देनदार और लेनदार ये दोनों लोगों के सामने। ईडी का कहना है कि केजरीवाल ने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया, उसके एवज में उन्होंने चंदा दिया, इसलिए इसको रिश्वत मानी जाए। केस ये है, इससे ज्यादा केस नहीं है। 100 करोड़ का आरोप है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया था इस केस में कि 100 करोड़ का आरोप फैंसी लगता है, 100 करोड़ का फिगर फैंसी लगता है। उन्होंने कहा कि गोवा में जो 100 करोड़ चुनाव में खर्चा करने का आरोप है, ये कैसा सिद्ध होगा कि इसी दारू के रिश्वत का ही पैसा वो है? ये भी कोई सिद्ध होने वाली बात नहीं। लेकिन 35 लाख रुपए यदि रिश्वत है तो मैं मानता हूं जेल में जाना चाहिए। अब प्रज्ञा जी, आज रात को चुनाव आयोग, तो ऐसे कई खुलासे वहीं पे आ रहा हूं मैं आपको। चुनाव आयोग को आज रात को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ सारी डिटेल्स देनी होगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 5 दिनों के अंदर सभी एजेंसियां, सभी मतलब अखबार, जो लोग काम करते हैं, जो सही में पत्रकारिता कर रहे हैं, ये सब मिलान करेंगे। तब पता पड़ेगा कि इनकम टैक्स की रेड किस पे हुई और उसने चंदा किसको दिया, बॉन्ड किसके लिए खरीदे थे। तब ये सवाल उठेगा कि इनकम टैक्स की रेड हो गई, उन्होंने बॉन्ड खरीद के दिए और उसके बाद वो रेड के बाद कुछ हलचल नहीं हुई, कॉल ऑफ हो गया सारा मामला, इसका मतलब रिश्वत दी गई। महाराष्ट्र का एक मामला ऐसा ही मैंने जिक्र किया था कल शाम को ही, कल आपके प्रोग्राम में, आप ही के यहाँ पे विश्लेषण विद्वान खड़े थे जी। एक भिवंडी का 285 करोड़ का मामला है। एक उद्योगपति का प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाता है और वो 185 करोड़ के बॉन्ड खरीदते हैं। यदि उसने बॉन्ड सत्ता पक्ष को दिया होगा तो फिर ये अपना प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की रिश्वत थी, तो क्या वो मुख्यमंत्री जेल जाएगा? ईडी के पास केसेस का भंगार लगाएगा। 22,000 यदि वो है, बॉन्ड्स है, तो 22,000 केसेस बनेंगे, क्योंकि यहाँ किसी ने भी खुश होकर किसी को पैसा नहीं दिया। और मैं ये नहीं कहता हूँ इसमें बीजेपी ही होगी, इसमें सारी सत्ता दल होंगे, बिल्कुल सही बात, इसमें हो सकती है ममता दीदी भी हो, इसमें केसीआर भी होगा, इसमें स्टैलिन भी होगा। एक सवाल है, लेकिन सबसे ज्यादा पाप उसी का माथे चढ़ेगा जिसको सबसे ज्यादा चंदा मिला। फिर सांसद आपके पास ज्यादा है, इसका मतलब भ्रष्टाचार ज्यादा करने का अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि ये बोला गया कि हमको 6,000 करोड़ इसलिए मिले कि हमारे सांसद ज्यादा है। 300 सांसद है तो 6,000 करोड़ मिले, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो 300 सांसद के मायने भ्रष्टाचार को पनपने देना या भ्रष्टाचार करवाना, ये तो अधिकार आपको संविधान में नहीं देता। तो केजरीवाल वाला केस जगह अब तो सर 400 सीटों का बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी को 545 सीटों कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों को उठा कर जेल में डाल रहे हैं और विपक्ष के लोगों को डाल रहे हैं, तब तो चुनाव की कोई आवश्यकता ही अब तो नहीं पड़ती है देश में। भारत, अभी तो ये शुरुआत है। चुनाव के आते आते, चुनाव जैसे ही प्रोसेस हो जाएंगे, मुझे 8, 10, 12 राज्यों में और लोग अंदर जाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आप ये मत भूलिए, ये लोकतंत्र है। मेरा आज भी मतदाताओं पे अटूट विश्वास है। मैं जानता हूं कि मेरा मतदाता गरीब है, फटेहाल है, महंगाई से त्रस्त है, सभी दृष्टि से त्रस्त है, लेकिन अशिक्षित भी है, लेकिन वो मूर्ख नहीं। याद कीजिए आपातकाल, आज की जो मतदाताओं की स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति थी मतदाताओं की। ऐसे में जब लोकतंत्र का गला घोटने की बात आती है,
जनता चुनाव लड़ती है। और जब जनता चुनाव लड़ेगी तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, जो न्यायपालिका में घुसे हुए स्लीपर सेल है बीजेपी के, जो इस्तीफा दे देकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं और पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो जजेस होते हुए भी नतीजे अलग आते हैं, चाहे ईवीएम कुछ भी कहे। अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, रजिस्ट्रार की रिस्पांस का इंतजार कर रही है। आपको क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या रातों रात सुनवाई करेगा? कोर्ट के मामले में तो न्यायपालिका के मामले में जिस हिसाब से न्यायपालिका अंडुलेटिंग हो रही है, और मुझे लगता है कि न्यायपालिका को कभी आत्मावलोकन इस बात का भी करना चाहिए कि यदि ईडी, सीबीआई और ये इसका सपोज उपयोग दुरुपयोग जो भी है कर रही है सरकार, ऐसे में क्या न्यायपालिका उसमें पार्टी बन रही है नोइंगली अननोइंगली? क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 13 महीने तक महाराष्ट्र के गृह मंत्री को जेल में रहना क्यों पड़ा? बिल्कुल सही बात है सर। क्यों पड़ा? जिसके ऊपर 100 करोड़ का आरोप लगाया और लगाने वाला कहता है कि मैंने लोगों के सुनी सुनाई बातों पे लगाया था। उनको जमानत 13 महीने क्यों नहीं मिली? चंडीगढ़ के मॉडल में क्या चंडीगढ़ में क्या बीजेपी इतनी मूर्ख थी? उन्हें मालूम नहीं था कि जो घपला कर रहे हैं वो पकड़ में नहीं आएगा? उन्हें मालूम था सर्वोच्च न्यायालय तक मामला जाएगा, हमको लताड़ पड़ेगी और ये फेंक दिया जाएगा ये मेयर का चुनाव। लेकिन उन्होंने वो सब किया क्योंकि उन्हें समय चाहिए था 1 महीने का, और न्यायपालिका ने उन्हें 28 दिन दिए, जिसमें उन्होंने 3 लोग आम आदमी पार्टी के तोड़े। आज उनका मेयर बहुमत में आ जाएगा वहां पे। न्यायपालिका को ये देखना होगा कि क्या एजेंसियां, क्या राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष उनके समय मैनेजमेंट का खेल करती है क्या? सर एक सवाल और है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सीटों के ऊपर भारी पड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, पंजाब में, हरियाणा में, और फिर नरेंद्र मोदी के अपने राज्य में भी उन्होंने इंडिया गठबंधन कर लिया था। तो इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही थी। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल के जेल चले जाने के बाद, अब क्योंकि अगर कल सवेरे ले गए कोर्ट और कोर्ट से न्यायिक हिरासत मांगी और 14 दिन की, 7 दिन की, क्योंकि ईडी के केसेस में हम लोग यही देखते आए, एक बार गया आदमी तो 6 महीने तक तो बाहर नहीं आता है, लगभग मामलों में तो यही दिखाई देता है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या ये चुनाव आसानी से निकाल ले जाएगी इन राज्यों में, और इसलिए ये हो रहा है? भरत जी, मैं बार बार कहता हूं कि यदि किसी का जनमानस पे पकड़ है, दिल्ली की जनता पे तो केजरीवाल की पकड़ है। बीजेपी ने टाके ढीले कर दिए, शाहीन बाग तक सब हो गया, उसके बावजूद क्लीन स्वीप जिसको कहते हैं, 2/3 लगातार जीतते आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यदि लोगों को यह पता पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल ने 35 लाख रुपए का चंदा लेके पाप नहीं किया, क्योंकि इससे बड़े बड़े चंदा बीजेपी ने लिए हैं उद्योगपतियों को मदद करने के लिए, और हमाम में सब नंगे हैं, तो आप मान लीजिएगा जनता चुनाव में उतरेगी। जब जनता चुनाव लड़ने लगेगी तो फिर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया तो आश्चर्य नहीं होगा। वही हालत पंजाब में होगी, वही हालत गुजरात में होगी। अशोक सर, क्या इंडिया गठबंधन को डेंट लगेगा? जैसे सवाल उठ रहा है कि 24 का चुनाव सर पर है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, तो क्या इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद? इंडिया गठबंधन गांधी ने ये बात कही है सर कि नरेंद्र मोदी को ये शोभा नहीं देती, ये नरेंद्र मोदी को ये करना शोभा नहीं देता है कि ईडी और इनकम टैक्स ये इन सब का इस्तेमाल करें, और कांग्रेस के आज खाते सीज हो गए। कांग्रेस ने कहा कि 10 लाख रुपए का जो 14 लाख रुपए का मामला था, 14 लाख रुपए के मामले में हम पर 10,000 का फाइन बनता था, लेकिन हमारे ऊपर 115 करोड़ रुपए का फाइन लादा गया 14 लाख रुपए के मामले में। तो ये एजेंसियों को जी, एक जंगल में एक कानून पास हुआ कि जो जंगल का राजा शेर है वो किसी भी जानवर को नहीं खाएगा। जानवर डरे हुए महसूस करते हैं। एक अच्छा माहौल बनाने के लिए जो कोई जानवर गलती करेगा उसको ही शेर खाएगा। शेर ने भी एग्री कर लिया। अब एक दिन शेर को भूख लगी, शेर नदी में पानी पीने लगा। उसने देखा नीचे की तरफ बकरी पानी पी रही थी।
शेर ने बकरी को आवाज लगाया, रुक जाओ वहीं पे, तुमने गलती की, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। उसने कहा कि मैंने क्या गलती की महाराज? बोले मैं जिस नदी में पानी पी रहा हूं, तुमने वही नदी का पानी खराब किया मुंह डाल के। बोले महाराज, पानी आप ऊपर पी रहे हैं, मैं नीचे पी रही हूं, आपका खराब पानी नीचे आ रहा है जो मैं पी रही हूं। नदी का पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। शेर बोला, मैं शेर हूं, जंगल का राजा। जब मैंने कह दिया कि तुमने पानी खराब कर दिया तो कर दिया, मुझे तुझे खाना है और खा लिया। वर्तमान में हमारे जंगल के राजा जब भी भूख लगती है सत्ता की, तो ऐसे ही विपक्षों को खाए रहे हैं, चाहे गलती हो या नहीं। एक ही उम्मीद है न्यायपालिका की। न्यायपालिका इस पे कितना वजन रखती है, न्यायपालिका कैसे, क्योंकि न्यायपालिका में भी कई बार आशा की किरण जगती है, लेकिन वो दिया फटक से बुझ जाता है। हमारे जजेस टिप्पणियां तो करते हैं, ऑपरेटिव जजमेंट में क्या हो जाता है पता नहीं पड़ता। वो ये कहते हैं कि ये केस तो स्टैंड ही नहीं करता, ये केस तो क्रॉस एग्जामिनेशन में धज्जियां उड़ जाएगी, लेकिन जमानत नहीं देते। सर्वोच्च न्यायालय ने कल ही बोला, हेमंत सोरेन के साथ जिसको अरेस्ट किया उसके मामले में, ये 1.5 साल से जेल में है। भाई, पीएमएलए का मतलब ये नहीं कि आदमी को जमानत ही नहीं मिलेगी। और ये आप जो नया चक्रव्यूह चालू किया है आपने कि पहले सप्लीमेंट, पहले आप चार्जशीट फाइल करो, चार्जशीट फाइल होते से जमानत मिलती है, और जैसे जमानत के लिए एप्लीकेशन आता है, आप दूसरी एप्लीकेशन लगाते हो कि एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार कर रहे हैं, उसमें 6 महीने निकालते हो। ये आपको हम करने नहीं देंगे। ये बोला लेकिन जमानत नहीं दी। समझता उनको भी है, फिर होता क्यों नहीं? सवाल ये। सर एक सवाल मेरा, प्रज्ञा जी, एक सवाल मेरा रह गया, एक सवाल मेरा ये रह गया है कि मोदी जी जैसे हर चीज की हाइप क्रिएट करते हैं। पहले बोला कि 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, ये बोला गया। उसके बाद बोला गया कि जुमला था। फिर मोदी जी ने बोला डॉलर का जो है दाम, जो है रुपए का दाम डॉलर के बराबर हो जाएगा, वो भी एक तरीके का जुमला ही हो गया। फिर बोले काला धन जब आ जाएगा तो जितना कामगार वर्ग है जो नौकरी करता है उसका बढ़ जाएगा इतना % पैसा, वो भी कुछ नहीं हुआ। फिर अभी की बात पर आ जाए तो अभी फिर कहा आय दोगुनी हो जाएगी, फिर कहा ये कहा। अब ये बता रहे हैं कि 3 देशों में 3 टॉप 3 इकोनॉमीज में हम आ जाएंगे। अमित शाह ने फिर बोला आके कि वो जुमला था जो 15 लाख वाला था। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी फिर से उसी क्रोनोलॉजी पर चलते हुए फिर 400 की बात कर रही है कि इतनी बड़ी बात करो कि लोगों को समझ ही ना आए कि क्या करना है, क्या कहना है। अब सवाल ये है भरत जी, जो आदमी मोदी की गारंटी करते पूरे देश में घूम रहा है, उसे अपनी खुद की गारंटी नहीं। यही सवाल था मेरा सर कि इस बार क्या नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्या, कि जब इतना हाइप पर खेल रहे हैं? देखिए, 2 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में। एक अपनी लंबी लाइन करता है और एक आदमी अपने साथी की लाइन काटते रहता है। ये इनमें कोई दम ही नहीं है। गुजरात का कोई विकास का मॉडल था ही नहीं, वो सब फरेब था। तो जो फरेब के बेस पे सत्ता में आया हूं, वो हमेशा विपक्ष की लाइन छोटी करेगा, क्योंकि उसको इस बात की गारंटी है कि उसकी लाइन बड़ी हो नहीं सकती। इसलिए विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास करेगा। यदि मोदी जी को अपनी गारंटी की गारंटी है, मोदी जी को यह लगता है कि जनमानस के साथ है, मोदी जी को लगता है कि इस बार 400 पार का आंकड़ा 100% आना है, तो फिर केजरीवाल जेल में रहे कि बाहर रहे क्या फर्क पड़ता है? फिर अजित पवार जैसे भ्रष्ट आदमी को उप मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत है? फिर राज ठाकरे जिसका 1% वोट नहीं है, उसको गले लगाने की जरूरत क्या है? नीतीश कुमार जिसको आप गालियां दे दे के थक गए थे, फिर हार में मुंडा डाल के उसके साथ खड़ा होने की जरूरत क्या है? ये क्यों जरूरत महसूस होने लगी? छोटे छोटे दलों के साथ डील करना क्यों पड़ रहा है? भाई, आप तो 400 पार आ रहे थे, लोग तो वैसे ही जितवा देते आपको, बाकियों की औकात क्या है? फिर कांग्रेस का पैसा सीज करने की जरूरत क्या है? क्या डर है कांग्रेस को? यदि चुनाव आयोग में कोई भी, मेरे को यदि मोदी जी जैसी गारंटी होती खुद की कि मैं 400 पार आ रहा हूं, तो भरत यकीन मानिए मैं विपक्ष के नेताओं की मीटिंग बुलाता और बोलता कि चुनाव आयोग में 2 आयुक्त चाहिए, नाम दीजिए जरा।
चुनाव आयोग पे एरिया भी आपका होगा, लोग भी आपके होंगे, हथियार भी आपके होंगे। मैं आता हूं आपके एरिया में आपसे लड़ने, लेकिन इन्हें चुनाव आयोग अपना चाहिए। इन्हें चुनाव आयोग की मशीनें, जहां ईवीएम मशीनें बनती है वहां कंपनी में डायरेक्टर अपने लोग चाहिए। इन्हें तमाम विपक्षी नेता जेल में चाहिए, जो जेल में नहीं जा सकते उनके अकाउंट फ्रीज करने हैं, क्योंकि तुम्हें 270 के लाले पड़े हैं, 230 के आगे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। एक सवाल और है, आज सुप्रीम कोर्ट ने पीआईबी पर रोक लगा दी है, जो फैक्ट चेक करती थी कि ये खबर सही है कि ये खबर गलत है। सरकार की तरफ से जो संस्था चेक करती थी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है। बोले कि आप जो है हनन नहीं कर सकते स्वतंत्रता का, किसी के लिखने पढ़ने की स्वतंत्रता का। तो इस पर भारत आज की तारीख में जरूरत है ऐसी फैक्ट चेक करने वाले लोगों की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसने सरकार की मंशा के ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि पीआईबी के ऊपर ही रोक लगा दी कि आप फैक्ट चेक मत करिए, क्योंकि आपके फैक्ट चेक में लोगों की आवाजें दबती हैं। भारत ये फैक्ट चेक नहीं था, ये फैक्ट चेक के नाम पे गला घोटू अभियान था। सरकार के खिलाफ, सरकार यदि मैं कुछ बोलता हूं तो पार्टी कौन है? सरकार है ना। सर आपकी आवाज धीमी हो गई है। हाँ हाँ हेलो, सॉरी, आज कोई बात नहीं, होता रहता है, टेक्निकली बड़ा गड़बड़ हो गया। तो सवाल ये है कि मैं उस पे आ रहा था कि सरकार, यदि मैंने कुछ गलत छापा, यदि मैंने कुछ गलत बोला, या प्रज्ञा के उल्टे चश्मे पे अशोक वानखेड़े ने गलत बोला, ऐसे में क्या होगा? पार्टी कौन है? सरकार है। दूसरी पार्टी कौन है? प्रज्ञा का चैनल है, अशोक वानखेड़े। अब हम दोनों में सही या गलत कौन है, तीसरा ही फैसला करेगा ना। पीड़ित पार्टी कैसा तय करेगी? ये कानून टिक जाता यदि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक ऐसा पैनल बनता जो ये मसले को देखता, फैक्ट चेक करता। आप क्या फैक्ट चेक करोगे जो 24 घंटे गलत परसते रहते हो? झूठ आप परसते हो। इस इंसान के हाथों ऐसा कर सकते हैं आप? कोई नाली में मटका रख के गैस जलाए और हमने कहा साइंटिफिकली ये गलत है, तो फिर मेरा चैनल बैन हो गया। आप साइंस के सारे पैरामीटर ध्वस्त करेंगे, आप नया इतिहास लिखेंगे, 4 सदी पे संत को इकट्ठा बिठाएंगे, कौन से गांव को कौन से राज्य में और कौन सी सिविलाइजेशन को कहां जोड़ देंगे। तो आज उत्तर प्रदेश की बात सर मैं आपको बताऊं, आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सामने सच्चाई रखना काम है अपना। उत्तर प्रदेश में सर एक बहुत बड़ा कारनामा हुआ है। बादल के पीछे प्लेन जाने से भी रडार पे आता है। ये मेरे बच्चे समझ लेना चाहिए, साइंस के पढ़ने वाले। सही बात है सर, लेकिन सर घोर राष्ट्र एक अनपढ़ गवार यदि ऐसी बात करता है और उसको गलत को गलत बोलने में यदि फैक्ट चेक होते, सही बात है सर। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी पे अंकुश था। लेकिन अशोक वानखेड़े सर, सो कॉल्ड राष्ट्रवादियों ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कांड कर दिया है। टेरर फंडिंग के आरोपी संजय सरोज को भाजपा का पट्टा पहना दिया गया है। मोदी जी के सहयोगी हैं संगम लाल गुप्ता, सांसद हैं प्रतापगढ़ से। उन्होंने इनको टेरर फंडिंग के आरोपी को भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहना दिया, उनकी पत्नी को जो है ज्वाइन करवा लिया। और लश्करे तैयबा को टेरर फंडिंग करता था आदमी, ये आरोप था। ये ऐसी चीजें आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेगी। अभी जब सैयाब है कोतवाल तो डर काहे का। जब ऊपर ही इतना घनघोर अंधेरा है तो नीचे तो वो लोग सोचते कि मैंने ये करने से मुझे कोई बड़ा पद मिलेगा। संविधान की धज्जियां उड़ाना, आप यदि मानव जो मानवीय मूल्य है
उसको खत्म करना, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करना, ये यदि आपके राजनीति का स्तर बढ़ाता है, दूसरे धर्म को गंदी गाली देना, एक हिंदू दूसरे हिंदू को मारता है तो वो केस ही नहीं बनता। गलती से उसमें एक दूसरे धर्म का आ गया तो पूरे दिन भर कुंकुरा बजता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है ये करने से हमारे आका खुश हो जाएंगे। जी ठीक है सर, सर से बहुत कम समय लिया था और बहुत रात भी हो चुकी है सर, बहुत ज्यादा व्यस्त थे और सर अपने अपने वादे के हिसाब से हम लोग ये लड़ाई भरत रोज चलेगी, अभी ऐसे ही चलेगी, जैसे जैसे चुनाव आएंगे। ये तो शुरुआत है। हेमंत और 10 नाम है एक लाइन में, 10 नाम जो जेल में पाएंगे, ऐसा ही बैठना पड़ेगा। तो सर सब जब जेल में चले जाएंगे, जब सबको जेल में डालना ही है तो फिर इतनी रैलियां मोदी जी क्यों कर रहे हैं, इतना चुनाव आयोग का खर्चा क्यों करवा रहे हैं, इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश में जब पत्रकारिता करता था जी सर, तो धार झाबुआ यहाँ के भिल्ल लूटमारी करते थे। जब अकाल पड़ता था तो लूटते थे, तो उन्हें वहां मामा कहते थे कि मामा मामा। तो ये गाड़ी रोकते थे भिल्ल, एकदम 50 भिल्ल आ जाएंगे रास्ते पे, गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद गाड़ी से लोग उतर के कार से सब सामान दे देते थे कि भैया हमको कुछ मत करो, ये सामान ले जाओ, यही चाहिए ना। तो वो बोलते थे कि सामान साइड को रखो, हम आपको लट से मारेंगे तब सामान लेके जाएंगे। तो किसी ने कहा कि क्यों मार रहे हो भाई, हमने तो दे दिए जो चाहिए, क्यों मार रहे हो? बोले हम मेहनत की खाते हैं, हम भिल्ल है, अच्छा, हम फ्री का नहीं खाते। तो वहां ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, एक तो लट पड़ेगा, लेकिन एक लट पड़ते ही जमीन पे गिर जाना, बिल्कुल हिलना मत। तो उनको लगेगा उनकी मेहनत सफल हो गई। तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो देश को बताएंगे कि मैं मेहनत से जीतता हूं, मेरी जीत मेहनत की है, मेरी जीत मेरे एजेंडे की है, मेरी जीत मैंने जो विकास के काम किए उसकी है, मेरी जीत मेरे लोगों के प्रति, लोगों का मेरे प्रति आदर और विश्वास ये है। बिल्कुल ठीक बात है। और अशोक सर, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं विश्व गुरु बनने की है भाजपा, मेरी जीत तीसरी इकोनॉमी बनाने की है, ये बताने के लिए भी तो रैली करनी पड़ेगी ना गुरु जी। इसलिए ये मेहनत की खाते, पूरी मेहनत करके चुनाव जीतेंगे। ये बात अलग है कि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसमें उनकी आधी सीटें भी नहीं आएंगी। वो आधी सीटें का जुगाड़ करने के लिए ये 200 पे अटक गए हैं, 270 यदि चाहिए, उस 70 का जुगाड़ करने के लिए 75 लोग जेल में चाहिए इनको। ये वस्तुस्थिति है जी। चलिए अशोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ये मौजूदा हालात का चित्रण है जी। सर, सारे दर्शकों को भी आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको सुनने के लिए लोग लगातार, मैं कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ अशोक सर, इतने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, भाव को बोलने दो, भाव को बोलने दो, बीच में टोको मत। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाजपा किस तरीके से डरी हुई है, आज इसी पर बात कर रहे थे। और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, 10वां समन अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच गया है। लेकिन अभी भी हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, आप उसकी पूरी रूपरेखा को भी समझिए।